नमस्ते। 5th ऑफ मई आज वर्ल्ड अस्थमा डे सेलिब्रेट हो रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड अस्थमा डे में अस्थमा के रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाई जाती है, अस्थमा की रोकथाम के लिए अवेयरनेस फैलाई जाती है। तो हम लोग बात करते हैं कि अस्थमा एक्चुअल में होता क्या है। अस्थमा एक टाइप की एयरवे की डिजीज है, जो सांस की नली है उसकी डिजीज है, जिसमें सांस की नली थोड़ी ज़्यादा रिएक्टिव होती है, हाइपर रिएक्टिव होती है, और डिफरेंट एलर्जन जब जो एलर्जिक सब्सटेंसेस उसके एयरवे के संस्पर्श में आते हैं तो एयरवे कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, एयरवे में स्वेलिंग होती है, जिसकी वजह से पेशेंट को खांसी, सांस में दिक्कत, ये सब प्रॉब्लम्स होती है। तो इस बीमारी को अस्थमा बोलते हैं। तो अस्थमा में जो मेन सिम्टम्स होते हैं, किसी को अस्थमा कब डाउट करना है, अस्थमा में पेशेंट को खांसी आ सकती है जो कि काफ़ी दिनों से चल रही है, बीच बीच में रुक सकती है, बीच बीच में वापस एग्रावेट हो सकती है। उसके साथ में सांस में थोड़े साए साए आवाज करना, जिसको व्हीजिंग बोलते हैं इंग्लिश में। थर्ड है सांस में दिक्कत रहना, सांस फूलना। और फोर्थ इसका सिम्टम है चेस्ट टाइटनेस या चेस्ट में कंजेशन फील होना। तो ये सारे सिम्टम अगर किसी को आ रहे हैं, और जरूरी नहीं है कि चारों सिम्टम ही आए, कि खांसी भी हो, व्हीजिंग भी हो, सांस में दिक्कत भी हो और चेस्ट टाइटनेस भी हो। इसमें चार में से कोई एक या दो सिम्टम भी हो सकते हैं। किसी किसी को सिर्फ खांसी भी रहती है, किसी किसी को सिर्फ व्हीजिंग की कंप्लेंट लेके आता है, किसी किसी को चेस्ट में सिर्फ कंजेशन एक टाइप का लगता है, वही प्रॉब्लम लेके आता है। तो ये सिम्टम जब आते हैं किसी को, तो वो अगर डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर अस्थमा है या नहीं वो उसको बता सकता है। तो जब भी किसी को ये सिम्टम हो तो वो अस्थमा और एलर्जी स्पेशलिस्ट जो है ऐसे डॉक्टर के पास में जाना है। वो डॉक्टर तब इनिशियली उसका चेस्ट का ऑस्कल्टेशन करेगा, सिम्टम का पैटर्न समझेगा। अगर उसको लगेगा कि सिम्टम पैटर्न अस्थमा के साथ में मैच हो रहे हैं और चेस्ट में भी अस्थमा के पेशेंट के जैसे साउंड्स मिल रहे हैं उनको, तो हो सकता है वो उसका एक्सरे, ब्लड टेस्ट और अस्थमा कंफर्म करने के लिए पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या स्पायरोमेट्री जिसको बोलते हैं, एक टेस्ट जिसमें एक मशीन के अंदर फूंक मार के हम लोग कंफर्म करते हैं कि इसको अस्थमा है या नहीं। तो ये टेस्ट करने के बाद में जब अस्थमा कंफर्म हो जाता है तो इसके ट्रीटमेंट के लिए दो पार्ट में ट्रीटमेंट को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका हो जाता है जिसमें प्रिवेंशन होता है, जिसमें जो जिस चीज से अस्थमा हो रहा है, जिस एलर्जी से अस्थमा हो रहा है उसकी रोकथाम की जाती है। और दूसरा पार्ट हो गया कि अस्थमा डिजीज में जो सिम्टम अभी ऑलरेडी अस्थमा हो चुका है, सिम्टम हो रहे हैं, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। सिम्टम कंट्रोल के लिए कुछ एक्यूट फेज की मेडिकेशंस होती है, जिसमें एक्यूट फेज में हम लोग इमीडिएट रिलीफ के लिए कुछ देते हैं, और क्रॉनिकली जो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए हम लोग उसको देते हैं कुछ इनहेलर्स वगैरह, जिससे फ्यूचर में एक तो जो अभी जो सिम्टम कम हो गए उसके बाद में बाकी जो थोड़े बहुत सिम्टम बचे हैं वो धीरे धीरे कम हो, और फ्यूचर में अस्थमा का एक्सैजरेशन होने का और अस्थमा के सिम्टम बढ़ने का रिस्क कम हो, ऐसे हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट जो होता है इसमें इनहेलर बेस्ड मेडिसिन होती है। हम लोग दूसरी बीमारियों में जैसे ओरल टैबलेट्स देते हैं, सिरप देते हैं, इंजेक्टेबल्स देते हैं, उससे क्या होता है जो मेडिसिन होती है इनिशियली ब्लड में जाती है, उसके बाद में वो ब्लड के थ्रू लंग्स में जाती है, वहाँ पे काम करती है, या कोई भी ऑर्गन में जाती है वहाँ काम करती है। तो उससे उस मेडिसिन का साइड इफेक्ट होने का बॉडी के दूसरे ऑर्गन में रिस्क रहता है। पर इनहेलर से जब मेडिसिन दी जाती है तो डायरेक्ट लंग में पहुंचती है, ब्लड में नहीं जाती है, तो लंग्स में डायरेक्ट काम करती है, तो दूसरे ऑर्गन्स पे साइड इफेक्ट नहीं होता, और दवाई काफी कम मात्रा में देने से भी काम चल जाता है। मतलब हाई डोज में जो मिलीग्राम डोज में टैबलेट्स मिलती है देना पड़ता है ताकि वो लंग्स में माइक्रोग्राम तक जाके पहुंचती है, उसकी जगह हम लोग इनहेलर में सिर्फ माइक्रोग्राम में ही मेडिसिन दे देंगे और उसी से लंग्स में पहुंच के काम हो जाएगा, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। तो इनहेलर लेने के बारे में कई लोगों को डर रहता है कि इनहेलर लूंगा तो मेरा इसका एडिक्शन हो जाएगा, लॉन्ग टर्म लेना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, मेडिसिन सेम ही है। इनहेलर फॉर्म में कम डोज में मेडिसिन देने से काम चल जाता है, इसीलिए हम लोग इनहेलर प्रेफर करते हैं। प्लस इनहेलर जल्दी पहुंचता है, सांस की नली में डायरेक्टली पहुंच जाता है, तो उससे रिलीफ भी जल्दी मिलता है। तो हम लोगों ने आज जाना कि अस्थमा क्या है और अस्थमा कैसे होता है, कैसे उसको डायग्नोसिस करते हैं, कैसे उसका ट्रीटमेंट करते हैं। होपफुली अगर ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो आप इसके बारे में और भी अवेयरनेस फैलाएंगे, और किसी को अगर ये अस्थमा के सिम्टम हो रहे हैं तो अस्थमा और एलर्जी स्पेशलिस्ट जो भी डॉक्टर आपके आसपास है उसके पास उसको ले जाके दिखाएंगे और उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे। धन्यवाद।